हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज पढ़ने जा रहे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। कंसंट्रेशन टर्म्स अभी खत्म नहीं हुई है, एक और कंसंट्रेशन टर्म बाकी है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, लेकिन वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, बस उसी की तरह एक और चीज़ है जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक जगह पर लैग करता है। अब वो कहाँ लैग करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिर बात करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है। यहां देखिए आप, H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये हमारी रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन जो है, अभी मैंने इक्वेशन जो लिखी है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यस, यहां पर 1 मोल H2SO4 का 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके 1 मोल Na2SO4 और 2 मोल वाटर बना रहा है। यानी कि जब तक मैं इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करूंगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि कितने मोल कितने के साथ रिएक्ट करके कितना बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ऐसा नहीं होता। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बोलूंगा एक इसका एक के साथ रिएक्ट करके एक और एक बना रहा है। अब वह कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, बाद में इसको प्रूव करेंगे कि हाँ, एक इक्विवेलेंट इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट कर रहा है ना। 1 और 2 का केस यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनसीईआरटी में नहीं है एज क्लियरली, इसके अलावा कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है। देखिए, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है या इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसको कुछ लोग एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। और ये जो टर्म है वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है। मतलब समझिए, सबसे पहले एसिड की बात करें। जितने भी आपके पास एसिड्स हैं उनकी बेसिसिटी गलत नहीं लिखा है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो बताइए, एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन इट कैन फ्लरिश, या बोलेंगे रिलीज। ठीक है, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा या फिर यूं कहें कि जब इनका आयनाइजेशन होगा तब H+ कितने रिलीज करता है एक एसिड, वही उसकी एसिडिटी होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो यहां पर उसका जो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, 2 है। HCl का कितना है, 1 है। HNO3 का कितना है, 1 है। और सुनिए, H3PO2, H3PO4 और H3PO3, ये 3 अलग अलग टाइप के एसिड्स हैं। हमें लगता है 3 हाइड्रोजन है तो 3 होगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 होगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर चक्कर पड़ जाता है क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम आपको बाद में सिखाएंगे पी ब्लॉक के अंदर, अभी नहीं बता रहे। देखिए, ये है आपके पास H3PO3। क्या है, H3PO3। तो इसमें हमको साफ नजर आ रहा है कि H3PO3 के अंदर, ये वाला H3PO3 के अंदर ये हाइड्रोजन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि ये टूट जाए, है ना। ये बॉन्ड इतना वीक नहीं है कि टूट जाए, आयनाइज नहीं होगा। लेकिन यहां पर होगा, ये OH से H2 निकल जाएगा, ये OH से OH निकल जाएगा, यानी इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, 2 है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं H3PO4 की कितनी है, ठीक है, H3PO4 की देखिए, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 3 है। और इसकी जो है वो देख लेते हैं, इसकी जो है वो क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH, H, H, H3PO2। इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, ओनली 1। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो कैसे याद हुई सर आपको, ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं वैसे वैसे याद होता चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी
एसिड की बेसिसिटी। वैसे ही अगर मैं बात करूं बेस के साथ क्या होता है, तो बेस की होती है बच्चों, बेस की होती है, सॉरी बेस की होती है, अरे यार बेस की होती है एसिडिटी। और बेस की एसिडिटी का मतलब है वो कितने OH माइनस आयन फ्लरिश कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि 2, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि 1, यानी कितने हाइड्रोक्साइड आयन ये दे सकता है, उसी की वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। यानी एसिड की बेसिसिटी उसका एन फैक्टर है, बेस की एसिडिटी उसका एन फैक्टर है। अगर अब मैं बात करूं सॉल्ट्स के साथ क्या होता है, सॉल्ट के लिए यहां पे लिख देते हैं, है ना, बोर्ड तो भरेंगे पूरा, पैसा खर्च किया भाई। तो सॉल्ट के बारे में अगर बात करेंगे, सॉल्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो सॉल्ट का ईदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या तो उसका पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो। एग्जांपल बताइए सर, यहां देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखा है, सोडियम कार्बोनेट में टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है +2 और टोटल नेगेटिव चार्ज होता है -2, यानी कि इसका जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट जो है, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट वेट जो है हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एक फॉर्मूला डब्बे में बंद कर लीजिए, अच्छे से बंद कर लीजिए, कहीं निकल ना जाए, लो सील कर दिए, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और बड़ी टर्म, जैसे मोलर मास से रिलेटेड था नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट से कनेक्टेड है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कर लिया है, हटा दे, चलो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, घबराना जरूरी है। चलिए बात सुनो, अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। क्या होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये समझिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ध्यान से देख लेना, अगर ये समझ में नहीं आया तो नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आएगी भाई। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बताइए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहीं पर है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। भाई मोल पूछे हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट पूछे हैं तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इजी है ना, क्रोनोलॉजी है, समझिए आप, ठीक है। चलिए गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सियासी रंग मत दीजिए सर। चलो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताइए, अभी लिखा था मोलिकुलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर चल जाएगा ऊपर। अरे यार ये क्या होता है, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये लो। तो एक और बढ़िया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सुंदर सा खूबसूरत सा फॉर्मूला, कहीं नजर ना लग जाए, काले पेन से इसीलिए लिखा है हमने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। बस इतना सा था ये हमारे ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है, यहीं पे कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 9.8 ग्राम H2SO4। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। कैसे फाइंड करेंगे, देखें क्या फाइंड करना होता है, ये रहा 9.8 ग्राम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब मोलिकुलर मास कितना है, 98 होता है, हमने कैलकुलेट करा है पिछले वीडियोस में। 2 + 32 + 16 4 जा 64, सोल्व करने पे 98 आता है।
98 यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, ऊपर कर लेंगे मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 10, आंसर आया 1/5। ठीक है, और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट मोल्स दिए हुए हैं, तो याद रखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने तरह के 2, एन फैक्टर कितना है, कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पे भी 2 चार्ज होता है, एक के ऊपर +2 एक के ऊपर -2, यानी टोटल चार्ज हमारे पास 2 है, सॉल्ट है ये, तो आंसर कितना आ रहा है 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। चलिए अब हम लोग हमारी आते हैं शुरुआत वाली बात पे। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, कभी ये काम आ जाता है, कभी ये काम आ जाता है, इस वाले में ये काम आ गया, इस वाले में ये काम आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूं किसके ऊपर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, और एक इक्वेशन लिखते हुए मैंने बात की थी कि हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है। चलो देखते हैं, हटा दें, देखो इसको हटाते हैं, पहले सिर्फ न्यूमेरिकल को हटा दिया। ओके, देखो ये इक्वेशन थी हमारी, H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2। अब यार वहां तो हमें लग रहा था जब हमने इसको बैलेंस किया 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने बैलेंस करना पड़ा था हमको, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, ठीक, H2SO4, ठीक है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता था, ये बात हमें समझ में आ रही है। लेकिन क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स में ऐसा होगा क्या, नहीं, देखते हैं कैसे, बताइए इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, सॉरी हाँ इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, इसका 1 मोल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 1 × 2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यहां चेक करें, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, 2 यहां पर 2 यहां पर, बस। सर ये भी तो आपने मोल लेकर सॉल्व किया ना, ऐसा नहीं है, जब हमारे पास इसका मास अवेलेबल होगा, जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, यानी कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर यूं था 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि हम जनरली मोल कंसेप्ट ही काम में लेने वाले, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा जब हमको बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन, तब क्या करने का, ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर लेने का, क्योंकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट हो जाता है उस जगह पे जब आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एक के साथ रिएक्ट करके एक एक बना रहा है, क्यों, क्योंकि हम ग्राम इक्विवेलेंट्स को बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैन क्लियर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक और दिखा दो सर, एक और दिखा दो तब मजा आएगा, एक और दिखा दो तब मजा आएगा। चलो देखते हैं, HNO3 प्लस NaOH गिव्स NaNO3 प्लस H2। यहां पर थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो गया है, 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 1 मोल बना रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाएगा, है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये थोड़ा इत्तिफाक हो गया, इत्तिफाक से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ही आप अगले लेक्चर पे जाइएगा नॉर्मेलिटी वाले पे, तभी आपको नॉर्मेलिटी समझ में आएगी, बिकॉज मोलैरिटी और मोल का जो रिलेशन है वो नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का है, बस। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपके लिए अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।